हेलो फ्रेंड्स, ट्रिकी मैकेनिकल में स्वागत है आपका। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का पार्ट 2। फ्रेंड्स, जिन्होंने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा, प्लीज़ पहले जा करके आप उसको फिनिश कर लो। वहां से भी आपके ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग पैरेलल में जो भी मशीनिंग प्रोसेस पढ़ेंगे उसके तुरंत बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, वाटर जेट मशीनिंग, फिर अब्रेसिव जेट मशीनिंग, फिर एब्रेसिव और वाटर दोनों को मिक्स करके एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग, फिर इन्हीं सारे प्रोसेस के अंदर जो जो डिफरेंट प्रोसेस पैरामीटर्स होते हैं उनको हम लोग स्टडी करेंगे। साथ ही साथ इन प्रोसेस के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं उनको जानेंगे, क्या क्या लिमिटेशंस हैं उनको समझेंगे। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो भी प्रोसेस आज हम लोग पढ़ेंगे उनसे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलेंगे। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि जो भी चीज़ हम लोग पढ़ें अगर उसका कुछ आउटपुट निकाल पाएँ तभी उसकी वैल्यू है, अदरवाइज उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम लोग स्टार्ट करते हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग से। अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कहाँ पे इसका एप्लीकेशन होता है। तो देखिए, जितने भी आपके ब्रिटल मटेरियल हैं, फॉर एग्जांपल ग्लास, फिर सिरेमिक्स, कार्बाइड्स, रिफ्रैक्टरी मटेरियल जिससे हमारी फर्नेस बनती हैं, वो सारे मटेरियल्स के अंदर अगर आपको कोई भी मशीनिंग प्रोसेस करना है तो आप लोग अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का यूज करते हो। और फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कहीं भी किसी क्वेश्चन में आपको ग्लास नजर आ जाए, ग्लास, तो वहां पे 95% चांस रहता है कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग उसका आंसर होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन में पूछा जाए कि ग्लास की कोई एक बॉक्स दे दे या कुछ भी दे दे ग्लास से रिलेटेड और उसकी मशीनिंग करने के लिए इनमें से कौन सा मशीनिंग प्रोसेस आप यूज करोगे, तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका आंसर होगा अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का एक और एप्लीकेशन है जो हमारे ह्यूमन के टीथ होते हैं उनमें जो भी होल्स करना होता है तो उसके लिए हम लोग अल्ट्रासोनिक मशीनिंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए फ्रेंड्स, यही चीज मैंने टॉप पे लिखी हुई है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो भी प्रोसेस हम पढ़ रहे हैं उसमें कौन सी एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट है। तो यहाँ पे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट करते हैं, ये ऑलरेडी हम लोग ने फर्स्ट वीडियो में देखा हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं मटेरियल रिमूवल का। तो यहाँ पे मटेरियल रिमूवल होता है इरोजन के कारण। किसके इरोजन के कारण? देखिए, होता क्या है, यहाँ पे टूल और वर्कपीस के बीच में, टूल और वर्कपीस के बीच में हम लोग ऐड करते हैं एब्रेसिव स्लरी। एब्रेसिव स्लरी क्या चीज़ होती है? देखिए, एब्रेसिव स्लरी के अंदर हम लोग एब्रेसिव और थोड़ा अमाउंट ऑफ वाटर, इन दोनों का मिक्सर करके सप्लाई करते हैं टूल और वर्कपीस के बीच के एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी टूल वर्क के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? क्योंकि इन दोनों के बीच में रहेगी प्रेजेंट एब्रेसिव स्लरी। ठीक है, तो देखिए, हम लोग को ऑलरेडी पता है कि अल्ट्रासोनिक मशीनिंग एक मशीनिंग प्रोसेस है और इस पर्टिकुलर प्रोसेस का काम है मटेरियल का रिमूवल। ठीक है, तो मटेरियल रिमूवल के लिए हम लोग क्या चीज़ यूज करने वाले हैं? यहाँ पे जो हम टूल यूज कर रहे हैं उस पर हमने कुछ मैकेनिज्म लगाया हुआ है। वो मैकेनिज्म इस टूल को वाइब्रेट कराएगा। टूल के वाइब्रेशन से क्या होगा? टूल के वाइब्रेशन से जो टूल और वर्कपीस के बीच में एब्रेसिव स्लरी है उस पर फोर्स जनरेट होगा। ठीक है, तो जो आपकी एब्रेसिव स्लरी है वो एक हैमर की तरह काम करेगी वर्कपीस के सरफेस पे। ठीक है, और फाइनली जो आपके एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं उनके हैमरिंग एक्शन के कारण यहाँ मटेरियल के अंदर से इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा, या बोलिए जो आपके मटेरियल के पार्टिकल्स हैं उनका फ्रैक्चर होना चालू हो जाएगा। कैसा फ्रैक्चर? ब्रिटल फ्रैक्चर। क्यों ब्रिटल फ्रैक्चर? क्योंकि ये एक ब्रिटल मटेरियल के ऊपर मैकेनिज्म परफॉर्म होता है। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये टूल के ऊपर जो हमने मैकेनिज्म लगाया है वो कैसे परफॉर्म हो रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग ने एक ट्रांसड्यूसर का यहाँ यूज किया है। ट्रांसड्यूसर का क्या काम होता है? ट्रांसड्यूसर का काम होता है एक फॉर्म की एनर्जी को दूसरे फॉर्म के एनर्जी में कन्वर्ट करना। फ्रेंड्स, मैंने आपको यहाँ पे बस एक सिंपल सी डेफिनेशन बताई है, लेकिन जब हम लोग मैकाट्रॉनिक्स में ट्रांसड्यूसर को अच्छे से कवर करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको पूरी चीज़ें डेप्थ में बताऊँगा। ठीक है, और ये जो ट्रांसड्यूसर वाली चीज़ है मैं आप लोग को अपने टेलीग्राम लिंक पे भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से भी इन डेप्थ एनालिसिस या इन डेप्थ ट्रांसड्यूसर के बारे में सारी चीज़ों को जान सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक आपके पास मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव ट्रांसड्यूसर रहेगा। ठीक है, और उस पर हम लोग सप्लाई करेंगे एसी करंट।
तो एसी करंट जैसे ही मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव ट्रांसड्यूसर पे हम सप्लाई करेंगे तो वहाँ जनरेट हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने के कारण हम देखेंगे थोड़ी देर में ये जो हमारा ट्रांसड्यूसर है वो जितनी एनर्जी जितनी करंट ले रहा था उसको पूरा का पूरा कन्वर्ट कर देगा वाइब्रेशनल एनर्जी में, ठीक है। लेकिन ये जो वाइब्रेशनल एनर्जी रहती है उसका एम्पलीट्यूड बहुत कम रहता है, फ्रीक्वेंसी बहुत कम रहती है। तो इसके लिए ही हम लोग लगाते हैं यहाँ पे एक हॉर्न। हॉर्न बोल लीजिए या कंसंट्रेटर बोल लीजिए, इसके और भी नाम है, इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, ठीक है। तो हॉर्न क्या करेगा, हॉर्न आपका जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमको आपके ट्रांसड्यूसर के एंड पे फ्रीक्वेंसी मिल रही थी वो काफ़ी कम थी, तो इस फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने का काम करेगा, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अब इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर कुछ और चीज़ें बच रही हैं, चलिए इसको भी फिनिश कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो वर्क पीस है, हमारा वर्क पीस माउंट है किस पे, फिक्सचर पे। फिक्सचर का क्या काम होता है ये हम लोग जब जिग्स एंड फिक्सचर कवर करेंगे वहाँ अच्छे से समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लो कि फिक्सचर वर्क पीस को होल्ड करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे तो आपको छोटा सा वर्क पीस दिख रहा है, लेकिन जब आप इंडस्ट्री में आओगे तब आप देखोगे कि फिक्सचर कितने बड़े बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े फिक्सचर्स रहते हैं और इनका मेनली काम रहता है वर्क पीस को सपोर्ट करना, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, हमने वर्क पीस को फिक्सचर पे सपोर्ट कर दिया। अब हमने बताया आपको कि टूल और वर्क पीस के बीच में प्रेजेंट रहेगा एब्रेसिव स्लरी। तो ये एब्रेसिव स्लरी देखिए कहाँ से आ रहा है, तो देखिए आप लोग डायग्राम में बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि जो हमारा फिक्सचर है वो एक टैंक के अंदर रखा है और वो टैंक है हमारा एब्रेसिव स्लरी का टैंक, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक पंप लगा दिया और उस पंप से हाई प्रेशर से ये जो एब्रेसिव स्लरी है इसको फोर्स किया, कहाँ पे, जो हमारा टूल और वर्क पीस के बीच का एरिया है उसके अंदर, ठीक है। तो फ्रेंड्स बस आप लोग को जो मैंने यहाँ पॉइंट्स लिखे हैं वो सारे के सारे नोट डाउन करते हुए चलना है। और एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रखनी है कि जो यहाँ पे वाइब्रेशन क्रिएट हो रहे हैं वो हमारा ट्रांसड्यूसर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हम लोग प्रोसेस पैरामीटर्स की बात करने वाले हैं। अब ये प्रोसेस पैरामीटर्स क्या चीज़ है, तो देखिए हमारा मशीनिंग के अंदर क्या मेन पर्पस है। यहाँ मशीनिंग के अंदर हमारा मेन पर्पस है मटेरियल का रिमूवल। तो यहाँ पे प्रोसेस पैरामीटर्स के अंदर हम लोग डिफरेंट पैरामीटर्स का इफेक्ट देखने वाले हैं, किस पे, मटेरियल रिमूवल पे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विस्कोसिटी की। तो जो हम लोग ने एब्रेसिव स्लरी भेजा है, अगर हम लोग उसकी विस्कोसिटी बढ़ा दें तो आप बताओ कि क्या इफेक्ट पड़ेगा मटेरियल रिमूवल पे। तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल सा आंसर है कि आपका मटेरियल रिमूवल घट जाएगा। क्यों घटेगा, बहुत सिंपल सी चीज़ है कि जो एब्रेसिव स्लरी हमारे वर्क पीस और टूल के बीच में आ रही थी, अगर वो बहुत ज़्यादा विस्कस है, तो अगर बहुत ज़्यादा विस्कस है तो फ्लशिंग के टाइम पे हमें बहुत दिक्कत आने वाली है। फ्लशिंग का मतलब आप समझ रहे होंगे कि जो वर्क और टूल के बीच में ऑलरेडी हमने मटेरियल को रिमूव कर दिया विद द हेल्प ऑफ एब्रेसिव स्लरी, तो उस स्लरी को हमें हटाना पड़ेगा और नई स्लरी को हमें लाना पड़ेगा। क्यों लाना पड़ेगा, क्योंकि जब नया एब्रेसिव स्लरी आएगा तो उसके अंदर जो एब्रेसिव प्रेजेंट है वो फ्रेश होंगे, ठीक है। वो फ्रेश रहेंगे तो क्या होगा, वो मटेरियल को रिमूव कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने कुछ एब्रेसिव स्लरी का ऑलरेडी यूज कर रखा है तो उसके अंदर जो पेनिट्रेशन इफेक्ट आना चाहिए, जो आपका मटेरियल रिमूवल होना चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। इसी कारण क्या होगा कि जो हमारी मटेरियल रिमूवल रेट है वो डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमें अच्छे से समझ में आ चुका है। अब हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी किस चीज़ की, फ्रीक्वेंसी जो हमारा ट्रांसड्यूसर जनरेट कर रहा था। तो अगर हमारा ट्रांसड्यूसर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहा है उसको हम इंक्रीज करें तो क्या इफेक्ट आएगा मटेरियल रिमूवल पे। तो बहुत सिंपल सा आंसर है फ्रेंड्स कि मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ जाएगा। क्यों, देखिए होता क्या, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है एक सेकंड के अंदर कितनी बार कोई ऑपरेशन हो रहा है, वही चीज़ है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ नंबर ऑफ इम्पैक्ट पर यूनिट टाइम, ठीक है। पर सेकंड हम लोग बात करते हैं तो यहाँ हमारा जो टूल है, टूल क्या कर रहा है, वाइब्रेशन कर रहा है। तो हर एक सेकंड के अंदर कितनी बार उसने वाइब्रेशन दिया, किस पे, हमारे एब्रेसिव पे, ठीक है। तो जितनी बार वो वाइब्रेट करेगा उतने इफेक्टिवली फोर्स हमारे जो एब्रेसिव हैं लगा रहे होंगे वर्कपीस पे और उतने ही अच्छे से मटेरियल का रिमूवल हो पाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स दूसरा पॉइंट भी हमें अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तो देखिए फ्रेंड्स तीसरा पॉइंट है इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड हम लोग किसका इंक्रीज करते हैं,
एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेंगे टूल का, तो टूल जैसे ही एम्पलीट्यूड इंक्रीज करेगा उससे मटेरियल रिमूवल पे क्या इफेक्ट होगा। तो फ्रेंड्स सेम चीज़ है, जैसे हम लोग ने फ्रीक्वेंसी को समझा था, सेम चीज़ एम्पलीट्यूड पे भी लागू होती है। यहाँ पे भी मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड का सेम इफेक्ट पड़ता है जब हम लोग अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में मटेरियल रिमूवल की बात करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने साइड में लिखा भी हुआ है रीजन ड्यू टू इंक्रीज ऑफ मोमेंटम ऑफ एब्रेसिव। ठीक है, और इसका एक रिलेशन भी आप लोग याद कर लो कि मटेरियल रिमूवल रेट एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तो फ्रेंड्स ये चीज़ें हमें याद रहेंगी। अब हम लोग चौथे पॉइंट पे आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइज ऑफ एब्रेसिव ऑब्लिक फीड फोर्स। एक्चुअली में जो साइज ऑफ एब्रेसिव का इफेक्ट है सेम इफेक्ट है आपके फीड फोर्स का, तो दोनों चीज़ को हम लोग साथ में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स एक थंब रूल है जो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि मैक्सिमम मटेरियल रिमूवल रेट की बात करें तो जब हमारा एब्रेसिव ग्रेन का जो साइज है वो टूल के एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगा। आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में जो मैंने रेड कलर का डायग्राम बनाया है उसको देखो, तो एक आपको सर्कल दिख रहा होगा और उस सर्कल के डाया के बराबर अगर एम्पलीट्यूड हो जाएगा तो हमारा जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो मैक्सिमम होगा। तो फ्रेंड जो वो सर्कल है वो क्या है, वो है हमारा ग्रेन या बोलिए एब्रेसिव। तो एब्रेसिव का जो डाया है उसके बराबर अगर हमारा एम्पलीट्यूड हो जा रहा है तो उस टाइम पे हमको मैक्सिमम मटेरियल रिमूवल रेट मिलता है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे एक चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी कि जैसे जैसे हम लोग एब्रेसिव ग्रेन का डाया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ता जाएगा। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जब हमारे एब्रेसिव ग्रेन का डाया इक्वल हो जाएगा एम्पलीट्यूड ऑफ टूल के, तो उस पॉइंट पे हमको मैक्सिमम मटेरियल रिमूवल रेट मिलेगा। और उस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमारा डाया होगा पर्टिकुलर ग्रेन का, एब्रेसिव ग्रेन का, उसको हम लोग बोलेंगे क्रशिंग डाया। ठीक है, होता क्या है कि जैसे ही हम लोग इस पॉइंट से और ज़्यादा बड़ा हम लोग ग्रेन लेते हैं तो क्या होगा कि ये पर्टिकुलर जो ग्रेन है वो टूट जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होने के बाद क्या हो जाएगा, फिर से ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा। तो क्या होगा कि जो आपकी हाईएस्ट मिल रही थी मटेरियल रिमूवल रेट एक पर्टिकुलर डाया साइज पे वो घट जाएगी। तो फ्रेंड्स आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जैसे जैसे हम लोग ग्रेन का डाया इंक्रीज करते जा रहे हैं वैसे वैसे मटेरियल का रिमूवल रेट बढ़ता जा रहा है। लेकिन एक ऐसा टाइम आ रहा है कि जब हमारा मटेरियल रिमूवल रेट मैक्सिमम हो जा रहा है, उस पर्टिकुलर टाइम पे जो डाया है उसको हम लोग बोलते हैं क्रशिंग डाया। ठीक है, और ये पर्टिकुलर डाया जब हमें मैक्सिमम मटेरियल रिमूवल रेट मिल रहा है वो कब मिल रहा है, जब आपका एब्रेसिव ग्रेन साइज इक्वल हो जा रहा है एम्पलीट्यूड ऑफ टूल के। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अब इस पर्टिकुलर पॉइंट से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो जो हमारा ग्रेन है वो और ज़्यादा लोड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ब्रेक हो जाएगा। और ब्रेक होते ही क्या हो जाएगा, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटेगा। तो हमको मालूम था कि डाया जब बढ़ता जाएगा तो एक टाइम पे मैक्सिमम मिलेगा और जैसे ही वो छोटा हो जाएगा तो फिर से वो पुरानी कंडीशन में आ जाएगा। तो इसके कारण जो अभी तक मटेरियल रिमूवल रेट हमको हाईएस्ट मिल रहा था, पीक पे मिल रहा था, वो तुरंत डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो बड़ा साइज का जो एटम है वो ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, जो बड़ा हमारा ग्रेन साइज है वो टूट जा रहा है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स बात की जाए वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी की, किसमें, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के अंदर। ठीक है, तो जो हमारा टूल वाइब्रेट होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी रहती है, वो रहती है 20 से लेके 25 किलो हर्ट्ज तक की। ठीक है, सिमिलरली एम्पलीट्यूड की बात की जाए तो वो रहता है 15 से लेके 50 माइक्रोमीटर। फ्रेंड्स जो ये फ्रीक्वेंसी वाला क्वेश्चन है ये ऑलरेडी आ चुका है इसरो में। ठीक है, इसरो आई थिंक 2018 में आया हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ जितनी भी चीज़ें मैं अपने स्लाइड्स में मेंशन करता हूँ उसको नोट डाउन करते हुए चलो, ये बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, कोई भी चीज़ यहाँ पे फालतू मैंने नहीं लिखी हुई है, उसका कोई ना कोई यूज है, कहीं ना कहीं कोई चीज़ आई हुई है। ठीक है, तो आप लोग सारी चीज़ें नोट डाउन करते हुए डेफिनेटली चलो। अब दूसरे पॉइंट पे आते हैं कि यूएसएम मेनली यूज्ड फॉर मशीनिंग हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल। ठीक है, ये तो हमने पहली स्लाइड में देखा था। लेकिन जो दूसरा पॉइंट है कि नॉन कंडक्टिंग ब्रिटल मटेरियल, देखिए जो आपका ईसीएम ईडीएम प्रोसेस आप पढ़ोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके कंडक्टिंग मटेरियल के लिए यूज होते हैं। ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है ये आपकी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर यूजफुल है। फॉर एग्जांपल ग्लास, ग्लास एक नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है या बोलिए एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यूएसएम
की बात करें अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में, वर्क पीस कैसा होता है, ब्रिटल और हार्ड। लेकिन अगर टूल की बात की जाए, जो हमारा टूल है वो किस टाइप का मटेरियल होता है, क्या वो ब्रिटल रहेगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे जो टूल रहेगा वो एक डक्टाइल मटेरियल रहेगा। क्यों रहता है डक्टाइल? फ्रेंड्स बहुत सिंपल सी चीज़ है कि यहाँ पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर बहुत ढेर सारा वाइब्रेशन जनरेट हो रहा है। तो अगर आप लोग टूल को भी एक ब्रिटल मटेरियल लोगे तो वहाँ पे उसके फेलियर के चांसेस बहुत हाई रहेंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटल मटेरियल के अंदर जो फ्रैक्चर होता है उसमें क्रैक इनिशिएशन प्रोपोगेशन का जो रेट होता है वो बहुत फास्ट होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो हम लोग टूल ले रहे हैं वो एक डक्टाइल मटेरियल रहेगा, और डक्टाइल मटेरियल के लेने से जो हमारा वियर रेट है टूल का वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इतना हमें समझ में आ चुका है। अब हम लोग बात करते हैं हॉर्न की। हॉर्न क्या कर रहा था? हॉर्न आपका वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। बेसिकली जो ट्रांसड्यूसर है वो एक फ्रीक्वेंसी को जनरेट कर रहा है, या बोलिए वाइब्रेशन को जनरेट कर रहा है, लेकिन उस वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी बहुत कम थी। उसी को इंक्रीज करने के लिए हमने हॉर्न को लगाया था। हॉर्न को ही हम लोग टूल होल्डर बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एकॉस्टिक हेड, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेटर, ठीक है। तो हॉर्न की बात की जाए तो ये 3 टाइप का होता है, कोनिकल और टेपर्ड, यही सबसे ज़्यादा यूज होता है। फिर दूसरा है आपका एक्सपोनेंशियल, तीसरा है स्टेप्ड। इससे ज़्यादा आपको इसके बारे में नहीं जानना है। और हमें ऑलरेडी पता है कि हॉर्न का फंक्शन क्या है। हॉर्न हमारा जो ट्रांसड्यूसर की हेल्प से वाइब्रेशन जनरेट हो रहे थे उनकी फ्रीक्वेंसी कम थी, तो हॉर्न उन्हीं फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है, ठीक है। और साथ ही साथ हॉर्न का एक और काम है स्टैटिक फोर्स लगाना, मतलब एक कांस्टेंट लोड लगा के रखता है किस पे? एब्रेसिव मटेरियल के ऊपर, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ टूल, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर बात की जाए हॉर्न के मटेरियल की, किस मटेरियल का हॉर्न रहता है, तो हमेशा याद रखिएगा स्टेनलेस स्टील, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमें ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे हम लोग एब्रेसिव स्लरी का यूज कर रहे हैं बिटवीन टूल एंड वर्क। तो कौन कौन से एब्रेसिव हम लोग यूज करते हैं? तो फ्रेंड्स वही सारे कॉमन एब्रेसिव जो हम लोग ने ग्राइंडिंग व्हील के अंदर पढ़े थे, सिलिकॉन कार्बाइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरॉन कार्बाइड, यही सारे एब्रेसिव हम लोग यहाँ पे भी यूज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एक और चीज़ जो नीचे में मैंने राइट हैंड कॉर्नर पे लिखी हुई है उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हमें ऑलरेडी पता है कि ट्रांसड्यूसर का फंक्शन है वाइब्रेशन को जनरेट करना, ठीक है। अब वो जो वाइब्रेशन जनरेट कर रहा है वो 3 डिफरेंट इफेक्ट से जनरेट कर सकता है। तो पहला इफेक्ट है मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव इफेक्ट, ठीक है। सिमिलरली है आपका पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और तीसरा है इलेक्ट्रो स्ट्रिक्टिव इफेक्ट। इन तीनों डिफरेंट इफेक्ट के कारण वो वाइब्रेशन को जनरेट कर सकता है। तो इन तीनों इफेक्ट के अंदर जो मोस्ट पॉपुलर है, या बोलिए जो मोस्ट रोबस्ट है, तो वो है आपका मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव इफेक्ट। तो फ्रेंड्स आप लोग ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि मोस्टली यूज होता है आपका मैग्नेटो स्ट्रिक्टिव इफेक्ट, लेकिन बाकियों के नाम आप लोग भूलिएगा मत। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं, सिमिलरली आपका इलेक्ट्रो स्ट्रिक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर मैंने लिमिटेशंस लिखी हुई हैं अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की। तो देखिए सबसे पहली लिमिटेशन है लो मेटल रिमूवल रेट, ठीक है। तो ये ज़्यादातर में प्रॉब्लम रहती है जितने भी हम लोग अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस पढ़ते हैं, या बोलिए नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस पढ़ते हैं, तो वहाँ पे मटेरियल रिमूवल रेट मोस्ट ऑफ द प्रोसेस के अंदर लो रहता है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई मिलेगा, उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सिमिलरली टूल वियर यहाँ पे होता है ज़्यादातर, जो हम लोग जानते हैं एनटीएम प्रोसेस के बारे में, वहाँ पे टूल वियर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि जो वाइब्रेशन जनरेट हो रहे हैं उसके कारण जो हमारा डक्टाइल मटेरियल है उस पर कुछ ना कुछ इफेक्ट आता है। और सबसे ज़्यादा अगर टूल वियर की बात करोगे ना आप, तो सबसे ज़्यादा अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के अंदर आता है, ठीक है। जो भी हमारा टूल का वियर है वो अल्ट्रासोनिक मशीनिंग के अंदर सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। आइडियली कोई भी टूल वियर नहीं होना चाहिए जब हम लोग एनटीएम प्रोसेस की बात करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ जो यहाँ पे हम लोग होल करते हैं, या बोलिए किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमें होल करना है, ग्लास के अंदर हमें होल करने हैं, तो वो हम लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ तक जाके नहीं कर सकते हैं। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा डेप्थ तक जाकर होल करने का प्रयास करोगे तो होगा क्या कि जो होल आपको बनाना है वो एक इर्रेगुलर बन जाएगा, या बोलिए उसके अंदर टेपरनेस आ जाएगी। तो इसीलिए ये जो प्रोसेस थी अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की, किसी ब्रिटल मटेरियल के अंदर किसी डेप्थ तक मशीनिंग करने की, वो सिर्फ लोअर डेप्थ तक ही लिमिटेड है, ठीक है। इस चीज को डबल स्टार मार्क करके लिख लो। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है लो डेप्थ ऑफ होल, एज ऑलरेडी वी नो कि यूएसएम प्रोसेस यूज्ड फॉर मशीनिंग राउंड, स्क्वायर, इररेगुलर शेप्ड होल्स
एंड सरफेस इम्प्रेशंस। ठीक है, तो ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो हमारा यूएसएम प्रोसेस है उसकी हेल्प से हम लोग जो टीथ होते हैं ह्यूमन टीथ उसके अंदर होल कर पाते हैं। सिमिलरली जो आपके ग्लासेस हैं उनके अंदर हम लोग होल कर पाते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि डेप्थ जो है ना वो लिमिटेड रहती है, काफ़ी लो रहती है। ठीक, अब सबसे लास्ट पॉइंट पे आ जाओ जो मैंने लिखा है मटेरियल रिमूवल रेट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टफनेस। तो फ्रेंड्स आप लोग इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में जितने स्टार लगा सकते हो लगा लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंजीनियरिंग सर्विसेज की बात कर लो, गेट की बात कर लो, जेई की बात कर लो, हर एग्जाम में ये चीज़ आएगी ही आएगी या आई हुई है। ठीक है, तो इसको आप लोग गलत मत करना। और बहुत सिंपल चीज़ है, आप लोग इसको खुद भी समझ सकते हो कि ब्रिटल मटेरियल के अंदर अगर टफनेस हम इम्पार्ट कर देंगे तो उसके अंदर एक डक्टिलिटी आने लग जाएगी। ठीक है, तो अगर डक्टिलिटी आ जाएगी मटेरियल के अंदर तो जो हम ब्रिटल फ्रैक्चर कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ एब्रेसिव मटेरियल वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसको पॉसिबल बनाने के लिए ही हम चाहते हैं कि हमारे ब्रिटल मटेरियल के अंदर टफनेस ना रहे। ठीक है, तो यही चीज़ है कि मटेरियल रिमूवल रेट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टफनेस है। अगर टफनेस बढ़ जाएगी तो मटेरियल रिमूवल रेट घट जाएगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर मैंने सेम क्वेश्चन जो आपको बताया हुआ है वो मैंने दिखाया है आपको। गेट मैकेनिकल 2010, गेट मैकेनिकल 1993। मैं बार बार आपको इसीलिए बोलता हूँ कि प्रीवियस ईयर को बहुत अच्छे से करो, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। इवन सेम क्वेश्चन इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी कई बार आया हुआ है, तो आप लोग इस चीज़ को याद रखो। देख लीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस द मटेरियल रिमूवल रेट विल बी हायर फॉर मटेरियल विथ, किसके लिए, विथ लोअर टफनेस। ठीक है, तो आप देख लो दोनों क्वेश्चन के अंदर इवन ऑप्शन तक भी सफल नहीं किए गए, सेम का सेम क्वेश्चन उठा के रख दिया गया है। तो इसका सही आंसर है सी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन गेट 2010 में पीआई में आया हुआ है, लेकिन आप लोग को एमई और पीआई दोनों के क्वेश्चन लगाने हैं, कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं करना है, क्योंकि कई बार पीआई का क्वेश्चन डायरेक्टली मैकेनिकल में आया हुआ है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अल्ट्रासोनिक मशीन्स used in material removal process require ultrasonic transducer। ऑलरेडी जानते हैं the transducer work on different working principles, one of the working principle of such ultrasonic transducer is based on। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर है डी पार्ट। ठीक है, सी से आप कंफ्यूज मत होइएगा, सी में लिखा है पीजो रजिस्टिव इफेक्ट। हम लोग ने पीजो रजिस्टिव इफेक्ट के बारे में बात नहीं की थी, हम लोग ने पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात की थी। तो फ्रेंड्स कौन कौन से इफेक्ट थे, इलेक्ट्रोस्ट्रिक्टिव इफेक्ट, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैग्नेटोस्ट्रिक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन गेट 2016 सेट 2 में आया हुआ है। इन एन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग प्रोसेस द मटेरियल रिमूवल रेट इज प्लॉटेड एज अ फंक्शन ऑफ फीड फोर्स। हम लोग ने ग्रेन साइज का जो इफेक्ट था वही चीज़ को बताया था कि वही चीज़ का सेम इफेक्ट आता है हमारा फीड फोर्स पे भी। ठीक है, तो यही चीज़ बोला है, एज अ फंक्शन ऑफ फीड फोर्स ऑफ यूएसएम टूल विथ इंक्रीजिंग फीड फोर्स द मटेरियल रिमूवल रेट एग्जिबिट्स द फॉलोइंग बिहेवियर। तो क्या आंसर होगा इसका, इसका सही आंसर होगा डी पार्ट। ठीक है, जैसे जैसे आप फोर्स बढ़ाते जाओगे तो एक लिमिट साइज रहेगा कि ग्रेन उस पर्टिकुलर फोर्स को झेल पाएगा, या बोलिए उस चीज़ को बियर कर पाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि जब ग्रेन उस पर्टिकुलर लोड को बियर नहीं कर पाएगा, ब्रेक हो जाएगा। तो जैसे ही ब्रेक करेगा, ठीक है, जैसे ही ब्रेक करेगा वैसे ही आपका मटेरियल रिमूवल रेट घटना चालू हो जाएगा, और जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम जो फोर्स है उसको गेन कर रहा होता है वो कौन सा होता है, क्रशिंग डाया, डीसी। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स अब हम लोग बात करते हैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग की। तो नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे मशीनिंग हो रही होगी विद द हेल्प ऑफ एब्रेसिव जेट। ठीक है, जैसे हमारी वाटर जेट होती है सेम वे में एब्रेसिव का जेट हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे पहले हम लोग कंप्रेस्ड एयर का यूज करेंगे। कंप्रेस्ड एयर आप लोग कंप्रेसर की हेल्प से ले सकते हो, या फिर अगर आपके पास कंप्रेस्ड एयर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो उसको यूज कर सकते हो। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग मूव करना चालू कर रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स हम लोग कंप्रेस्ड एयर को पास कर रहे हैं फिल्टर से। फिल्टर जितने भी डस्ट पार्टिकल हैं उनको सेपरेट कर देगा। ठीक है, फिर हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं। फिर हमारे पास एक प्रेशर गेज मिल रहा है। प्रेशर गेज का क्या काम है, प्रेशर गेज मेजर करेगा कि भाई आपका प्रेशर जो भी गैस यहाँ से आप लेके आ रहे हो उसका प्रेशर क्या 7 एटमॉस्फेयर के बराबर है। अगर बराबर है तो आगे भेजेगा, अगर नहीं है तो बोलेगा कि भाई कंप्रेस्ड एयर और लाओ, और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाओ। ठीक है, तो अब हम लोग प्रेशर गेज से धीमे धीमे आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग फिर से एक चैम्बर पे पहुंच रहे हैं। ठीक है, ये चैम्बर एक मिक्सिंग चैम्बर है।
इस पर्टिकुलर चैम्बर के अंदर कंप्रेस्ड एयर जो प्रेशर गेज से धीमे धीमे होते हुए आ रही है, और जो आपका एब्रेसिव पाउडर है जिसको हमने इस पर्टिकुलर चैम्बर में ऐड किया है। तो फ्रेंड्स हम लोग एब्रेसिव पाउडर को और कंप्रेस्ड एयर को अच्छे से मिक्स कर पाएंगे, या बोलिए वेल मिक्सिंग कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ वाइब्रेटर। तो आप देख सकते हो जहां एक मैंने स्प्रिंग के फॉर्म में चीज़ दिखाई हुई है, वो क्या है, वो एक वाइब्रेटर का काम करेगा सो दैट प्रॉपर मिक्सिंग हो सके। ठीक है, फिर जब जैसे ही प्रॉपर मिक्सिंग हमें मिलेगी हम लोग आगे बढ़ेंगे। फिर देखिए आप एक फुट वॉल्व लगा है। फुट वॉल्व का क्या काम है, हम लोग अपने लेग की हेल्प से इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकें, इसलिए एक फुट वॉल्व हमने लगा दिया है। ठीक है, फिर जो ये कंप्रेस्ड एयर है जिसमें अच्छे से एब्रेसिव मिले हुए हैं, हम लोग उसको अब पास करेंगे नोजल से। नोजल का क्या फंक्शन होता है, नोजल का फंक्शन होता है हाई वेलोसिटी जेट को देना। सेम चीज़ यहाँ पे हो रही है। आप देखिए नोजल से जैसे ही हमारे हाई वेलोसिटी एब्रेसिव्स निकलेंगे तो इन एब्रेसिव के एब्रेशन एक्शन के कारण मटेरियल में इरोजन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल का फ्रैक्चर कैसे हो रहा है, इरोजन के कारण हो रहा है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स इसी में हम लोग ने एक स्टैंड ऑफ डिस्टेंस लगाया है। स्टैंड ऑफ डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, स्टैंड ऑफ डिस्टेंस वो डिस्टेंस होती है जो नोजल और वर्क पीस के बीच की डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो हमारा नोजल है और जो हमारा वर्क पीस है जिस पे हमें मशीनिंग करनी है, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होगी उसको कहते हैं स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, और वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, अब फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हो उसी डायग्राम में जस्ट एक्सट्रीम राइट पे मैंने एक एग्जॉस्ट गैसेस का एक फ्लो दिखाया हुआ है। ठीक है, वो एग्जॉस्ट गैसेस कहाँ से निकल रही हैं, जो भी हम लोग ये कंप्रेस्ड एयर और मिक्सचर है जो हमारा एब्रेसिव का, वो जैसे ही वर्कपीस पे हिट कर रहे हैं तो उसके बाद जो भी गैसेस होंगी वो इस पर्टिकुलर एरिया से निकलती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो हमारा नोजल है वो बेसिकली टंगस्टन कार्बाइड या फिर सैफायर से बना होता है। फ्रेंड्स इन दोनों वर्ड्स को डबल स्टार मार्क कर लो, ये आपसे एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। ठीक है, और फ्रेंड्स जो आपका एब्रेसिव जेट मशीनिंग होता है वो बहुत ही ज़्यादा फाइन होल को प्रोड्यूस कर सकता है। आप लोग देखो सबसे मैंने टॉप पे लिखा हुआ है प्रोड्यूसिंग वेरी फाइन होल 0.002 mm। ठीक है, तो फ्रेंड्स इतने माइन्यूट होल का हम लोग यूज कहाँ करते हैं, तो देखिए बहुत जगह यूज है, लेकिन आपको मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ। टूल के अंदर जब हम लोग इतने माइन्यूट होल करेंगे तो जो हम लोग ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं वो उस टूल के अंदर ज़्यादा देर तक रिटेन रह पाएगा, या बोलिए टूल के अंदर ये ल्यूब्रिकेशन की प्रॉपर्टी अटेन हो पाएगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा माइन्यूट होल हैं और वो होल पर्टिकुलर जो ल्यूब्रिकेशन है उसको स्टिक करके रखेगा। तो देखिए फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर भी हम लोग मटेरियल रिमूवल के लिए मैकेनिकल एनर्जी का इन्वॉल्वमेंट करते हैं। ठीक है, पहली चीज़, और जो यहाँ पे मटेरियल रिमूव हो रहा है वो आपका इरोजन के कारण हो रहा है, या बोलिए एब्रेशन एक्शन के कारण हो रहा है। क्वेश्चन में आपसे इरोजन वर्ड पूछता है तो इसीलिए आप लोग इरोजन वर्ड को याद करके रखो। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई बॉटल प्रेजेंट है और उस बॉटल के इंटीरियर साइड पे कोई आपको इरेगुलरिटी दिख रही हो, या आपको बर दिख रहा हो, या फिर आपको कोई ऐसी अनफिनिश्ड सरफेस दिख रही हो जिसकी आपको फिनिशिंग करनी है, तो उसके लिए आप लोग एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस का यूज कर सकते हो। ठीक है, सिमिलरली फ्रेंड्स मैंने आपको पार्ट 1 के अंदर बताया था कि जो ग्लासेस के अंदर हम लोग ट्रांसलूसेंट प्रॉपर्टी जनरेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइन्यूट होल्स। ठीक है, तो वो जो प्रॉपर्टी होती है वो हम लोग एब्रेसिव जेट मशीनिंग से करते हैं। ठीक है, ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या है, धुंधला। ठीक है, जो आपका ट्रांसपेरेंट और ओपैक के बीच की स्टेज है वही है आपका ट्रांसलूसेंट। और फ्रेंड्स देखिए यही चीज़ मैंने लिखी है, इनक्रेविंग ऑफ करेक्टर ऑन टफेंड ग्लास ऑटोमोबाइल विंडोज़। ठीक है, जो ऑटोमोबाइल की विंडो होती है उन पे जो ग्लास रहते हैं उन पे अगर आपको कोई करेक्टर लिखना हो तो वो भी आप लोग एब्रेसिव जेट मशीनिंग से लिख सकते हो। और सिमिलरली मैंने नीचे में भी लिखा है क्लीनिंग ऑफ मेटेलिक मोल्ड, पॉलिशिंग। तो इस टाइप के जितने भी ऑपरेशन हैं हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसके पर्टिकुलर जो एग्जांपल है उसको कोशिश करिए कि याद रखें, इससे आपको ही फायदा होगा, आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकोगे। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हम लोग प्रोसेस पैरामीटर की बात करने वाले हैं, और प्रोसेस पैरामीटर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने दिख रही होगी, नंबर 1 पॉइंट, वेरिंग द नोजल टिप डिस्टेंस। नोजल टिप डिस्टेंस क्या होती है हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जो नोजल और जो हमारा वर्कपीस है उसके बीच की जो डिस्टेंस थी जिसको हमने स्टैंड ऑफ डिस्टेंस पढ़ा था, सेम चीज़ है। तो अगर हम लोग स्टैंड ऑफ डिस्टेंस को बढ़ाएंगे
तो हमारे मटेरियल रिमूवल रेट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप लोग लेफ्ट हैंड साइड में भी डायग्राम को देख सकते हो, मैंने रेड कलर से बनाया हुआ है नोजल, और उसकी जो लेयर आ रही है, उसकी जो आप बोलिए जेट आ रही है, उस पर देख रहे होगे कि वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जाने के बाद बेंड होने लग गई है। ठीक है, तो ये क्यों हो रही है? क्योंकि एटमॉस्फेयर का ड्रैग है। ड्रैग क्या है? एयर जो है ना आपकी, एयर एक ड्रैग फोर्स लगाती है किसी भी मूविंग बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में, तो यही होती है ड्रैग। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रैग फोर्स लगता है जिसके कारण आपको एक बेंडिंग फॉर्मेशन दिख रही होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, नीचे में बॉटम में मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है ब्लू कलर से, आप देख सकते हो नोजल है, फिर उसके बाद 3 आपको डिफरेंट मटेरियल दिख रहे हैं। सबसे पहला ए मटेरियल, फिर बी और फिर सी। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि जब नोजल से जेट निकलेगी तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किस पे आएगा, या बोलिए सबसे ज़्यादा तेज़ी से किस पर्टिकुलर मटेरियल को हिट करेगी। तो आपका आंसर होगा ए। ठीक है, ए पे जो आपकी जेट निकल रही होगी ना, वो पूरी फोकस्ड रहेगी और जिस पॉइंट पे आप फोकस करना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हिट करेगी। बी पे देखोगे तो आपको दिख रहा होगा कि जेट अब जैसे जैसे नीचे आ रही, बी फिर सी, वो स्कैटर्ड होते जा रही है, और जैसे जैसे स्कैटर्ड होती जाएगी तो उसका जो इम्पिंजमेंट था, या बोलिए जो इसका एक पेनिट्रेशन का इफेक्ट था, वो डिक्रीज होता जाएगा। तो यही चीज इफेक्ट आता है मटेरियल रिमूवल रेट पे। तो आप लोग सबसे टॉप राइट हैंड साइड पे जो मैंने कर बनाया उसको देखो, तो देखिए सबसे पहले जैसे जैसे नोजल टिप डिस्टेंस बढ़ रही थी वैसे वैसे आपका मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ रहा था, फिर एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन आप जैसे ही और डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे जो स्कैटरिंग की प्रॉब्लम आ रही है वो हमें दिखने लग जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट, फिर डिक्रीज। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, और फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, यानी कंसंट्रेशन ऑफ एब्रेसिव। तो आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे कंसंट्रेशन ऑफ एब्रेसिव को हम वेरी करा रहे हैं वैसे वैसे मटेरियल रिमूवल रेट बढ़ रहा है, और एक पर्टिकुलर पॉइंट जब हमारा 30% एब्रेसिव प्रेजेंट है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो कर्व है उस पर मटेरियल रिमूवल रेट मैक्सिमम दिख रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो पर्टिकुलर डायग्राम है ये हमारा एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग के अंदर मिलता है। ठीक है, ये कोई एब्रेसिव जेट मशीनिंग का नहीं है, ये है एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखिए सबसे बड़ा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आपका एब्रेसिव वाटर जेट है वहाँ पे हम लोग एब्रेसिव और वाटर की मिक्सिंग करते हैं, जबकि एब्रेसिव जेट मशीनिंग में क्या करते थे? एब्रेसिव जेट मशीनिंग के अंदर हम लोग कंप्रेस्ड एयर और एब्रेसिव की मिक्सिंग करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में 30% क्या है? एब्रेसिव। तो 30% जब एब्रेसिव प्रेजेंट है और 70% आपका कोई लिक्विड या बोलिए कोई वाटर प्रेजेंट है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मटेरियल रिमूवल रेट मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एब्रेसिव जेट मशीनिंग के क्या डिसएडवांटेज है। तो सबसे पहला है लो मटेरियल रिमूवल रेट। तो मोस्ट ऑफ द एनटीएम प्रोसेस का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही रहता है। कुछ ऐसे प्रोसेस हैं जिनमें आपको मटेरियल रिमूवल रेट मैक्सिमम मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लो है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है पॉसिबिलिटी ऑफ स्ट्रे कटिंग। स्ट्रे कटिंग का मतलब क्या हुआ? देखिए मैंने बताया था कि जैसे जैसे आप स्टैंड ऑफ डिस्टेंस बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे जो आपकी जेट है उसके स्कैटरिंग के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो जिस पर्टिकुलर एरिया पे आप फोकस कर रहे थे उसके अलावा भी कुछ ऐसे एरिया होंगे जहाँ पे जाके एब्रेसिव हिट करेंगे, तो उन एरिया के ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, वो भी आपके कट हो सकते हैं। तो यही चीज़ है स्ट्रे कटिंग। ठीक है, तीसरी चीज़ है डस्ट कंट्रोल नीडेड। तो हमें मालूम है एब्रेसिव कंप्रेस्ड एयर के साथ आ रहे हैं, तो जो आपका डस्ट होगा उसको सेपरेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका कंट्रोल करना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक मटेरियल रिमूवल रेट का फॉर्मूला लिखा हुआ है, और ये पर्टिकुलर फार्मूला एब्रेसिव जेट मशीनिंग के लिए वैलिड है। ठीक है, तो इसको आप लोग एज इट इज़ बहुत अच्छे से याद कर लो। MRR इक्वल टू के क्यू इंटू डी क्यूब इंटू वी की पावर 3/2 इंटू रो अपॉन 12 इंटू BHN की होल पावर 3/4। ठीक है, तो इसमें क्यू क्या है मैंने लिखा हुआ है, फ्लो रेट ऑफ एब्रेसिव, यानी कि कितने पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम में हिट कर रहे होंगे हमारे वर्कपीस को। ठीक है, फिर डी क्यूब क्या है? मीन डाया ऑफ एब्रेसिव है डी। सिमिलरली वी की बात करें तो एब्रेसिव वेलोसिटी है। रो की बात करें तो डेंसिटी ऑफ एब्रेसिव पार्टिकल है। BHN क्या है? हार्डनेस ऑफ वर्क मटेरियल है। फिर 12 ये तो आपके कांस्टेंट है, और इस पर्टिकुलर फार्मूले को आप लोग एज इट इज़ नोट डाउन कर लो, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है,
अब सबसे लास्ट में मैंने नीचे में एक चीज़ लिखी हुई, इसको पढ़िए, एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में हम लोग ने पिछले स्लाइड में अच्छे से डिस्कस किया हुआ है कि इंस्टीड ऑफ मिक्सिंग कंप्रेस्ड एयर विद द एब्रेसिव, ठीक है, यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे वाटर का, ठीक है। जो हम लोग कंप्रेस्ड एयर यूज कर रहे थे उसकी जगह हम लोग वाटर ले रहे हैं और हमारे पास एब्रेसिव ऑलरेडी है। इन्हीं दोनों की मिक्सिंग करके हम लोग मशीनिंग प्रोसेस को परफॉर्म कर रहे हैं। और ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है ये बहुत ज़्यादा हार्ड मटेरियल पे यूज होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया था कि जो हमारे मार्बल्स होते हैं, मार्बल्स की थिकनेस तो बहुत अच्छी खासी होती है, ठीक है, तो उस थिकनेस को एब्रेसिव वाटर जेट मशीनिंग क्लियर कर सकता है, ठीक है। सिमिलरली देख लीजिए, मैंने लिखी हुई है लाइक ग्रेनाइट कटिंग, फिर पेंट, अगर कोई बहुत ज़्यादा थिक पेंट लगा है उसको हटा सकता है, पीनिंग कर सकता है, शॉर्ट पीनिंग के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। सिमिलरली फ्रोजन मीट जो होता है फ्रोजन, उसको भी ये कट कर सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करने वाले हैं वाटर जेट मशीनिंग की। तो यहाँ पे जो एनर्जी इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो आपका रहेगा मैकेनिकल एनर्जी, और जो मटेरियल का रिमूवल होगा वो होगा आपका इरोजन प्रोसेस से, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग राइट हैंड साइड में जो मैंने डायग्राम बनाया है उसमें देखिए, सबसे पहले हमारे पास एक वाटर का सोर्स रहेगा, उसको हम लोग विद द हेल्प ऑफ पंप सक करेंगे और प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। अब लेट से हमारे पास 200 मेगा पास्कल प्रेशर हो गया। अब इस प्रेशर को फिर से बढ़ाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंटेंसीफायर। तो जो हमारा 200 मेगा पास्कल था वो अब हो गया 400 मेगा पास्कल। अब इसको भेज रहे हैं एक्यूमुलेटर के पास। एक्यूमुलेटर क्या करेगा, उस पर्टिकुलर हाई प्रेशर के वाटर को अपने पास स्टोर कर लेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग भेजेंगे वाटर को कंट्रोल वाल्व में। कंट्रोल वाल्व से फ्लो को रेगुलेट करते हुए वाटर को भेजेंगे नोजल में। नोजल हाई स्पीड वाटर को थ्रो करेगा वर्कपीस पे, और हमें मालूम है कि वाटर अगर प्रेशर के साथ किसी चीज़ पे हिट करता है तो उस चीज़ को वो अच्छे से ब्रेक कर सकता है या बोलिए इरोड कर सकता है, ठीक है। तो सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी कि वाटर का प्रेशर कितना है, ठीक है। और वाटर का फ्लो हमने रेगुलेट किया है विद द हेल्प ऑफ फ्लो रेगुलेटर, ठीक है। और फ्रेंड्स आपको ऑलरेडी पता है कि अगर वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो वो बड़े से बड़े डैम को भी ब्रेक करके चला जाता है, ठीक है। तो सेम चीज़ हम लोग यहाँ भी यूटिलाइज कर रहे हैं। वाटर का जो प्रेशर है, हाई प्रेशर, उसको यूटिलाइज कर रहे हैं सो दैट हमारा जो वर्क पीस है उसके अंदर हम इरोजन कर सकें या बोलिए डिजायर्ड मशीनेबिलिटी को ले सकें। तो देखिए बात की जाए एप्लीकेशन की, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, जब हमने पार्ट 1 कवर किया था तो वहाँ हमने वाटर जेट मशीनिंग के ढेरों एप्लीकेशन देखे थे। तो पहला एप्लीकेशन है पेपर कटिंग, फिर जो हमारे न्यूज़पेपर आते हैं उनकी कटिंग होती है विद द हेल्प ऑफ वाटर जेट मशीनिंग। सिमिलरली आपके जितने भी सॉफ्ट मटेरियल रहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके फोम जो मैट्रेसेस के अंदर भरे जाते हैं वो भी हमारे वाटर जेट मशीनिंग से कट किए जाते हैं, ठीक है। सिमिलरली आप लोग फूड इंडस्ट्री के अंदर भी इसका ढेरों एप्लीकेशन देख सकते हो। फॉर एग्जांपल जो वेजिटेबल की कटिंग होती है उसको भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ वाटर जेट मशीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एडवांटेज की। तो देखिए हमें ऑलरेडी पता है कि वाटर जेट एक फास्ट प्रोसेस है। सिमिलरली यहाँ पे किसी भी टाइप का हीट अफेक्टेड जोन नहीं आता है, तो ये सबसे बड़ी अच्छी चीज़ है जिसके कारण हम लोग इसको मार्बल्स में यूज कर पाते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी भी टाइप का थर्मल स्ट्रेस डेवलप नहीं होता है, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पे आ जाइए कि ऑटोमेटिकली क्लीन्स द वर्क पीस। हमें मालूम है वाटर का यूज हम लोग क्लीनिंग के लिए करते हैं, तो जिस वर्क पीस पे ये कटिंग का एक्शन कर रहा है तो वो ऑटोमेटिकली क्लीन हो रहा होगा, ठीक है। अब लिमिटेशन की बात करें तो ये सिर्फ और सिर्फ सॉफ्ट वर्क पीस पे यूज हो पाएगा। अगर वर्क पीस हमारा बहुत थिक है तो वहाँ पे भी मशीनिंग में बहुत डिफिकल्टी आती है। लास्ट पॉइंट देखिए मैंने लिखा है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट इज हाई। तो देखिए नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग का जो सबसे बड़ा एक लिमिटेशन है वो यही है कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कॉस्ट या बोलिए सेटअप कॉस्ट जो रहता है वो बहुत ज़्यादा हाई रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारे मैकेनिकल एनर्जी से जितने भी एनटीएम प्रोसेस रिलेटेड थे वो कंप्लीट हो गए। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स ये पर्टिकुलर क्वेश्चन गेट पीआई में आया हुआ है, लेकिन ये मैकेनिकल में भी आ सकता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इन एजीएम प्रोसेस एब्रेसिव जेट मशीनिंग प्रोसेस क्यू दिया हुआ है, डायमीटर दिया हुआ है, तो मटेरियल रिमूवल रेट पूछ रहा है किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूले के लिए कहा हुआ है, आप लोग उसको बहुत अच्छे से याद कर लो। इसका सही आंसर है डी पार्ट, के क्यू डी क्यूब था फॉर्मूले में, तो इसलिए प्रोपोर्शनलिटी किसकी हो जाएगी, के को आप हटा दोगे तो आप प्रोपोर्शनलिटी देख सकते हो, जो मटेरियल रिमूवल रेट है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्यू डी क्यूब के, ठीक है। तो इसलिए सही आंसर है डी पार्ट।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, गेट में भी आया है और पीआई में भी आया है। और यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एब्रेसिव जेट मशीनिंग एज द डिस्टेंस बिटवीन नोजल टिप एंड वर्क सरफेस इंक्रीजेज मटेरियल रिमूवल रेट, यानी कि स्टैंड ऑफ डिस्टेंस जो थी उसको अगर हम लोग वेरी कराएंगे तो एमआरआर में क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें ऑलरेडी पता है कि एमआरआर सबसे पहले इंक्रीज करेगा, फिर कांस्टेंट हो जाएगा, फिर वो डिक्रीज होगा। तो सही आंसर है डी पार्ट। हम लोग ने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि मटेरियल रिमूवल रेट पहले बढ़ेगा जैसे ही एक पर्टिकुलर स्टैंड ऑफ डिस्टेंस मिलेगी, जहाँ पे वो जो मैक्सिमम रेट था या बोलिए मैक्सिमम फोकस था वो मिल पा रहा होगा हमें। और उसके बाद जैसे हम और ज़्यादा डिस्टेंस बढ़ा देंगे तो हम देखेंगे कि स्कैटरिंग होने लग जाती है पार्टिकल्स की। जहाँ हम लोग हीटिंग करना चाह रहे थे वहाँ हीटिंग नहीं हो पाएगी। तो इसके कारण से क्या होगा कि जो मटेरियल रिमूवल रेट जो हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा और वो घटने लग जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है डी पार्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है अ 10 mm स्क्वायर होल कैन बी कट इन अ 2 mm थिक ग्लास प्लेट बाई गेट 91 में क्वेश्चन आया हुआ है। और ऑलरेडी हमने देखा है हॉर्न से रिलेटेड क्वेश्चन गेट 2020 में ऑलरेडी आया हुआ है। हॉर्न का आंसर क्या था, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो हॉर्न वाला आया था ये ऑलरेडी गेट 1993 में आया हुआ था। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, हम लोग ने इसमें से कोई प्रोसेस ऑलमोस्ट नहीं पढ़ा है, सिर्फ हमने अभी तक यहाँ पे अल्ट्रासोनिक मशीनिंग पढ़ा है और वही आपके लिए मोर देन सफिशिएंट है इस आंसर को बताने के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जहाँ पे भी आपको दिखेगा ग्लास आपको आंसर टिक करना है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, यानी कि ए पार्ट। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब जितने भी क्वेश्चन बचे रह गए हैं उनको आप लोग बहुत अच्छे से सॉल्व करो। जहाँ पे भी प्रॉब्लम आए आप लोग मार्क करके रखो। जब हम लोग LTQ सीरीज डिस्कस करेंगे वहाँ पे ये सारी चीज़ें अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। इवन आप लोग टेलीग्राम का जो क्वेश्चन सॉल्विंग ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पे जो प्रॉब्लम आपको आ रही है वो डाल सकते हो, वो क्वेश्चन आप वहाँ पे पुट अप कर सकते हो। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ में ऑलरेडी बहुत टेंशन है, हम लोग दूर करेंगे मुस्कुरा के। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।